हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण 3 टॉपिक के बारे में, जिसमें से पहला टॉपिक हमारा है हेनरी का नियम, दूसरा है राउल्ट का नियम और तीसरा है कोलराउस का नियम। ये तीनों टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी सेट उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो आज डिटेल में इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग केवल लास्ट तक देखते रहना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो बहुत अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे। ठीक, तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए पहले नियम को हम समझते हैं, हेनरी का नियम क्या होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कहा गया हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, मतलब हमें क्या करना बेटा, सिंपल से पहले याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ केवल सुनते जाना आप। कहता है स्थिर ताप पर तो टेम्परेचर को मान लो कांस्टेंट, क्या मान लो, कांस्टेंट। फिर कहता है किसी गैस की, अब गैस बोला है ना, मतलब टेम्परेचर स्थिर हमारा क्या कांस्टेंट है, किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब गैस की द्रव, एक हमारे पास कल्पना कीजिए कंटेनर है, क्या है बेटा, कंटेनर है। इस प्रकार से ये हमारा है कंटेनर। अब इस पे क्या भरा बेटा, कोई लिक्विड भरा है, क्या भरा है, लिक्विड भरा है। अब अगर हमें क्या करना है, इस पे घोलना है, क्या बेटा, कोई गैस घोलनी है, क्या करनी है, कोई गैस को हमें घोलना है। मान लेता हूं ऑक्सीजन ले लूं, क्या ले लूं, ऑक्सीजन। तो कहता है स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ताप पर किसी गैस की, ये जो गैस है ऑक्सीजन की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब जो गैस का दाब है इसके क्या होगी, प्रोपोर्शनल। मतलब गैस का दाब बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी और गैस का दाब घटेगा तो विलेयता भी हमारी घटेगी, ये कह रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला m, जो गैस की विलेयता है या घुली गैस की मात्रा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी p के। अब आपने पढ़ रखा है कि अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा कुछ, तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू के एच पी। और जहाँ पे आप बताओगे कि के एच हमारा क्या होता है, हेनरी नियतांक होता है। क्या होता है बेटा, हेनरी नियतांक होता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब उसके बाद देखिए फिर से एक बार इसको पढ़िए। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। बात समझ गए। अब ये फार्मूला आप लिख देना। अब आता है हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं। सीमाएं क्या हैं, कहता बेटा ये कि यह तन विलयनों पर लागू होता है। यह केवल बेटा तन विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन पे इसका प्रयोग नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। दूसरा कहता है कि हमें क्या चाहिए बेटा, यह निम्न दाब तथा उच्च ताप पर कार्य करता है, मतलब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर कार्य करता है। बात समझ गए ना। फिर कहता है यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं, मतलब विलायक से क्रिया करने वाली गैसों में ये लागू नहीं होता है, मतलब उन्हीं पे लागू होगा जो क्रिया नहीं करती हैं। अब अगला पॉइंट हमारा आता है बेटा अनुप्रयोग इसका। तो अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो कहता गोताखोर द्वारा नदी में सांस लेने में, मतलब जो गोताखोर होते हैं जब पानी के अंदर जाते हैं तो जब वो सांस लेते हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है उसमें हेनरी का नियम क्या होता है, लागू होता है। फिर कहता शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में, मतलब जो हमारे क्या होते हैं, जैसे शीतल पेय पदार्थ मतलब समझ रहे हो, आपने ठंडा वगैरह पिया होगा ना, तो जब उसको हिला दो कितनी तेज झाग निकलता है ना, तो उस प्रकार से। फिर अगला कहता है फेफड़ों की कार्यविधि में, मतलब जो हमारे बॉडी में लंग्स होते हैं उनकी जो मैकेनिज्म है वो भी क्या करती, हेनरी के नियम का पालन करती है। बात समझ गए ना। तो इस प्रकार से आप इसको लिख देना। इतना अगर आप लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब उसके बाद आता है क्या बेटा, हमारा राउल्ट का नियम। बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसको ध्यान से समझना केवल आप लोग। कहता है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय का मतलब हो जैसे आप शर्करा ले सकते हो और यहाँ पे यूरिया ले सकते हो, इस प्रकार के जितने भी कंपाउंड होते हैं आप कोई भी यूज कर सकते हो। बात समझे ना। कहता है किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का आपने फार्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, होता है फार्मूला क्या बेटा, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा बेटा पी नॉट माइनस का पी एस अपान का होता है पी नॉट। ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। फिर कहता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो मोल प्रभाज हमारा क्या होता है, एन अपान एन प्लस कैपिटल एन के बराबर होता है। बात समझे ना। अब n क्या है बेटा, ये मोलों की संख्या है, क्या, विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है।
बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब उसके बाद देखिए, तो इतना अब यहाँ से बताना है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मैंने वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को विलेय के मोल के जो प्रभाज होते हैं उसके मैंने बराबर कर दिया। यहाँ पे लिखा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश, प्रोपोर्शनल है किसके, विलेय के मोल अंश के बारे, मतलब प्रोपोर्शनल है, तो या मोल अंश लिख लो या मोल प्रभाज लिख लो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे अगर क्या करेंगे हम बेटा, विलेय के मोल प्रभाज अगर हम बढ़ाएंगे, विलेय का मोल प्रभाज बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जो हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो भी बढ़ जाएगा। बात समझ गए ना। इतना जब अगर आपने लिख लिया, अब यहाँ पे क्या कहता है, ये किसके लिए बेटा, सांद्र विलयन। अब अगर तन विलयन के लिए बात किया जाए, किसके लिए, तन विलयनों के लिए, तन विलयन के लिए। अब तनु विलयन की अगर बात करें तो जो बेटा हमारा n होता है, स्मॉल n, ये लेस देन कैपिटल N होता है, मतलब ये कैपिटल N की कंपेयर में बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू है लगभग 0 हो जाएगी, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा पी नाट माइनस का पी एस अपान का पी नाट, और ये बराबर हमारा हो जाएगा N अपान कैपिटल N के। बात समझे ना। अब n इज इक्वल टू, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, स्मॉल w अपान स्मॉल m, मतलब ये क्या है बेटा, विलेय के मोलों, मतलब विलेय का अणु भार है, और ये स्मॉल m क्या है, विलेय का भार है। अब कैपिटल N मतलब हो जाएगा हमारा विलायक का अणु भार, ठीक, कैपिटल W यहाँ पे हो जाएगा विलायक का अणु भार, और विलायक का भार मतलब कैपिटल M। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो पी नाट माइनस का पी एस अपान का क्या मिल जाएगा, पी नाट बराबर का हो जाएगा, एन की जगह हम रखेंगे स्मॉल w अपान स्मॉल m, और अपान में क्या है, कैपिटल W अपान कैपिटल M। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, पी नाट माइनस का हो जाएगा पी एस अपान का क्या हो जाएगा, पी नाट बराबर का क्या हो जाएगा, W अपान M मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा इस कैपिटल M अपान कैपिटल W। तो ये बेटा फार्मूला जो हमारा निकल कर आया है ये तनु विलयन के लिए। बात समझ गए ना। तो इतना आपको बताना है राउल्ट के नियम में, समझ रहे ना। अब उसके बाद आता है हमारा क्या, कोलराउस का नियम। क्या आता है, कोलराउस का, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं, एक कंटेनर। अब इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी जो हमारा कंपाउंड होते हैं, ठीक है, हम इनका क्या करेंगे बेटा, एक लिक्विड सोल्यूशन भरेंगे, मतलब हम विद्युत अपघट्य बनाएंगे एक। अब इसके बाद देखो, अब विद्युत अपघट्य में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लिक्विड सोल्यूशन लेते हैं NaCl का, क्या ले लें, NaCl का। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इस सोल्यूशन में अगर हम करंट को फ्लो करवाएंगे तो क्या करेगा, फ्लो करेगा। जैसे आप NaCl का सोल्यूशन ले लीजिए या H2SO4 का ले लीजिए, तो इसमें जब भी आप क्या करो, करंट फ्लो करवाओगे तो करंट क्या कर जाएगा, इस लिक्विड में भी फ्लो करेगा। अब उसके बाद देखिए, जैसे ही हम इसका क्या करवाएंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। तो ये होगा क्या कि NaCl जो है बेटा, ये टूट जाएगा Na+ आयन में और Cl- आयन में, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ गए ना इतनी बात। अब ध्यान से सुनना। तो ये किस में ब्रेक हुआ, Na+ में ब्रेक हुआ और Cl- में ब्रेक हुआ। अब देखिए, कहता है अनंत तनुता पर, क्या कहता है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। अब मोलर चालकता को जो हम लिखते हैं बेटा, वो लिखते हैं लैम्डा इन्फिनिटी m से लिखते हैं। अब विद्युत अपघट्य के रूप में हमने किसको यूज किया, NaCl को, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे NaCl। अब बराबर कहता क्या है आगे, कहता है फिर यहाँ पे जो मैंने लिखा सेम यहाँ पर भी लिखा, देखो लैम्डा इन्फिनिटी m NaCl बराबर। अब कहता है विलयन में उपस्थित कुल धनायनों, तो धनायन के रूप में कौन है, Na, तथा ऋणायनों की मोलर चालकता। तो धनायन की मोलर चालकता हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी m, और धनायन के रूप में क्या है बेटा, Na है, प्लस हो गया। तथा ऋणायनों की मोलर चालकता, तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी बेटा, लैम्डा इन्फिनिटी m, और ऋणायन है तो Cl- हो जाएगा। हो जाए कि नहीं, के योग के बराबर, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया कि नहीं, के योग के बराबर होता है। तो यही कहता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मतलब ये वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है। ठीक, फिर कहता है तथा
विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की, विलयन में उपस्थित धनायन ये हो गए और ये हो गए ऋणायन, और ये इनकी दोनों की हो गई मोलर चालकता का योग, योग मतलब प्लस हो गया, के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप कोलराउस के नियम को लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद आप ये फार्मूला लिख देना और इतना जब आप बता दोगे तो आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। बात समझे कि नहीं। अब कभी कभी यहाँ पे अगर इस नियम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको लिखना पड़ेगा सिंबल कि पी नॉट क्या होता है, तो पी नॉट जो हमारा होता है बेटा ये होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और यहाँ पे जो पी एस हमारा है विलयन का वाष्प दाब होता है। ठीक, तो ये पॉइंट आप जरूर लिख देना। इतना अगर आप लिख देते हो तो आपको पूरा नंबर यहाँ से मिलने वाला है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक, चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम कल एक नेक्स्ट वीडियो।